हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का बजट 2024-25 से जो कल 8 फरवरी को आया है उसकी इम्पोर्टेंट बातें, वो बातें जो एग्जाम में जिसकी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो मुख्य मुख्य बातें आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि राजस्थान का बजट 2024-25 है, इसकी इस पेज की बात है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे दो चीज ऐसे होते हैं जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, और जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो मेंस देते हैं, उसमें इन्हीं से बहुत सारे अपने क्वेश्चन हैं, उनमें लिखने में बहुत काम आते हैं। तो बजट और सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो वैसे तो आपको बजट का जो ये दिया हुआ है सारा पढ़ना चाहिए, पर इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम आज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही आएगा, हम इकोनॉमिक सर्वे को ये पहले चैप्टर से लास्ट तक पूरा उसकी आपको करवाएंगे, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आएगा, वो सारा पीछे वाला भी करवाया हुआ है। और जैसे ही नया इकोनॉमिक सर्वे आता है उसकी सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। तो बजट का देखना है अपने को कि 2024-25 का है। पहले बजट में क्या होता है, आगामी साल की जो भविष्य का बताया जाता है, अनुमान बताया जाता है कि ये रहेगा। इसमें सबसे पहले अपने को देखना है किसने, तो ये उप मुख्यमंत्री के है दिया कुमारी, श्रीमती दिया कुमारी, उनके पास वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय है, तो उन्होंने प्रस्तुत किया। कब? 8 फरवरी 2024 को। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के सामने 24-25 के बजट के संबंध में एक वक्तव्य जारी किया गया था। ये ध्यान में रखना है, 8 फरवरी 2024 को। ठीक है, अब क्या है, ये एक मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एक लेखा अनुदान है। लेखा अनुदान है 2024-25 का। आपको पता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वर्ष है, वो वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल जब स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष, उससे पहले बजट है वो विधानसभा के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, विधानसभा पारित हो जाता है, उसके बाद 1 अप्रैल से वो कार्य में शुरू हो जाता है। तो अब क्या हुआ है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है आगामी, सबको पता है। तो लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा ये बोल रहे हैं 31 मार्च 24 से पहले करवाया जाना संभव नहीं है। 31 मार्च 24 से पहले इस पर पूरी चर्चा हो नहीं सकती, ये बजट है ये पारित हो नहीं सकता। इस कारण क्या हुआ कि अगले 4 माह के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों के लिए लेखा अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है साहब, लेखा अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ, 31 जुलाई 24 जैसे ही खत्म हो गई, उससे पहले ही सदन के सामने परिवर्तित बजट अनुमान और प्रस्ताव आ जाएगा। तो वापस से बजट आएगा 31 जुलाई 24 से पहले। अभी क्या है, 1 अप्रैल से पहले बजट पारित हो नहीं सकता, इस कारण लेखा अनुदान का प्रस्ताव आया है। और इसमें अपने को क्या करनी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, साफ साफ जो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट चीज आज हम देखेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में ये लेखा अनुदान क्या होता है वो आप अच्छे से पॉलिटी में देख लेना। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है थोड़ा सा कि ऋण भार का इसमें उल्लेख हुआ है। जहां बजट जब प्रस्ताव स्टार्ट हुआ है, वक्तव्य स्टार्ट हुआ है, उसी में ऋण भार का उल्लेख किया है। तो अपने को ज्यादा नहीं देखना, यहाँ ये देखना है कि 5,79,781 करोड़ ऋण का उल्लेख किया गया। अब ऋण अपने को डाटा याद नहीं रखना होता, रखना क्या होता है कि जो स्टेट की जीडीपी है, स्टेट की जीडीपी में कितना ऋण है उसका अनुपात देखना होता है। ठीक है, तो एक बात तो इस पेज में आपको ये याद रखनी है कि जो राज्य का डेट जीएसटी अनुपात है वो पंजाब के बाद सर्वाधिक है। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान में रखना है, पंजाब के बाद सर्वाधिक बताया। अब अपने को दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो डेट जीएसटीपी अनुपात है वो कितना है। तो यहाँ ये देखो, डेट जीएसटीपी का अनुपात है, रेशियो है, वो 37.48% है, 37.48% है। ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है,
37, अब सीधा एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो राज्य का है जीएसटीपी और के साथ ऋण का अनुपात है वो कितना प्रतिशत है, तो 37.48%। ठीक है। इसके अलावा बजट जो एस्टिमेट दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू की रिसिप्ट, राजस्व की प्राप्ति कितनी है, राजस्व खर्च कितना है, राजस्व घाटा कितना है, ये आंकड़े हैं वो आपको याद नहीं करने हैं। आपको एक तो याद करना है जीएसटीपी का अनुपात, एक ये याद करना है कि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 3.95% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.95%। अब आपको देख राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, ये क्या, ये सारा जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उससे पहले ये सारे टर्म्स है वो अच्छे से बता दिए जाएंगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, 3.95%, और जो डेट है जीएसटीपी का वो कितना है, 37.48%। तो इस पेज से दो बातें याद रखनी है। और जो अनुपात अगर राज्यों में देखें तो पंजाब के बाद राजस्थान का सर्वाधिक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे आई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि समस्त जो गरीब परिवार की महिला हैं उनको 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का संकल्प लागू हुआ, और इससे 73 लाख है परिवार है लाभान्वित हुए हैं, 73 लाख पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीधा पेपर में कि गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको कितने रुपए में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो 450 रुपये में। ठीक है। दूसरी श्री अन्नपूर्णा रसोई, जो पहले इंदिरा रसोई योजना थी, इसका नाम क्या था पहले, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। अब इसका नाम बदल दिया, एक तो एग्जाम में ये भी सीधा आ सकता है, इसका नाम क्या कर दिया, श्री अन्नपूर्णा रसोई। ठीक है। अब पहले क्या था, इसमें 450 ग्राम भोजन दिया जाता था, 450। अब इसका एक तो ये याद रखना है कि 600 ग्राम कर दिया, जो भोजन की मात्रा है वो 600 ग्राम कर दी। दूसरी बात जो याद रखनी है, पहले सरकार की सहायता थी 17 रुपए की। ठीक है, 8 रुपए में थाली मिलती थी, 8 रुपए का भुगतान करके और 450 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाता था, और सरकार सहायता कितनी देती थी, 17 रुपए की। अब सरकार देगी 22 रुपए की सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरकारी सहायता कितनी है, 22 रुपए की प्रति थाली, और भोजन कितना होगा, 600 ग्राम का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नई योजना है, कब लागू हुई थी, केंद्र सरकार ने लागू की 22 जनवरी 2024 को। याद करो, 22 जनवरी 2024 को पूरे देश में लागू हुई। क्या था कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवानी है, सौर ऊर्जा से विद्युत उपलब्ध करवाने की योजना थी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये तो एक सेंटर की लागू कब हुई, 22 जनवरी 2024 को। बजट में क्या हुआ है, राजस्थान ने क्या किया है, अब क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से ज्यादा जो घर है उनको सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। भी 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाएंगे, उन्हें सोलर से ऊर्जा मिलेगी, इससे उन्हें प्रति माह 300 यूनिट है वो बिजली फ्री में मिल सकेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कितने, 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जयपुर मेट्रो पढ़ चुके आप, पहले 2 चरण पढ़ चुके हो। अब जयपुर मेट्रो है उसका विस्तार कहाँ तक करेंगे, टोंक रोड के साथ साथ सीतापुर अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। तो जयपुर मेट्रो का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, टोंक रोड के साथ सीतापुर अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। 500 ये इलेक्ट्रिक बसेज उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की गई है। आगे जो है जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन है, इस पेज की याद रखने वाली बात ये है कि जो जल जीवन मिशन है उसमें संपूर्ण देश में राजस्थान का 33वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 33वां स्थान है। एक तो याद रखना है ये जल जीवन मिशन, ये ध्यान रखना है। अब क्या है, इसमें पूर्ण पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ आगे काम करते हुए कहा है कि आगामी साल में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।
क्या लक्ष्य रखा गया है? 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन के तहत अभी फिलहाल कितना है देश में? 33वां स्थान है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज है, इस पोर्शन को जब पेपर में देखते हैं कि ये क्वेश्चन आते कहाँ से है, तो ये बजट या इकोनॉमिक सर्वे है, उन्हीं से सीधा उठाते हैं। तो जल जीवन मिशन में 33वां स्थान है। आगे लक्ष्य 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ईआरसीपी जो अपने पूरा जो क्लास कल परसों हुई थी ईआरसीपी पे, उसमें लिखा है कि रिवर लिंकेज जो लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया है, ये अपने पढ़ा था। और राज्य और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। अब इसमें क्या है, पहले इसमें 37,250 करोड़ रुपए का जो राशि थी, अब इसे बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना बनाने की बातें की है। कितनी राशि? 45,000 करोड़ रुपए की पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना, उसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। यहां देखना है अब इस वाले पेज में क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पहले चल रहा था। क्या है कि जल संग्रहण करना, मुख्य रूप से इसमें जल संग्रहण करना है, ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चल रहा था। अब क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की घोषणा की गई है और आगामी 4 साल में, आगामी 4 सालों में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे कहाँ? 4 सालों में 20,000 गांव में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। पहले जब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चल रहा था उस दौरान आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था और अभी ये 2.0 शुरू करने की बात हुई है। और इसका लक्ष्य ध्यान में रखना, आगामी 4 साल में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। जल संरक्षण की दिशा में ये प्रयास है। एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि प्रदेश में वन संरक्षण और वन्य जीव के विकास हेतु बजट में क्या प्रावधान किया गया है। तो एक तो किया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, TOFIR, आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, फॉरेस्ट से बाहर ट्री कितने हैं, तो इसके तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे, 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण और आजीविका के संवर्धन के लिए 300 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने हैं। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण होगा और गोडावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का काम शुरू होगा, गोडावन संरक्षण हेतु, ठीक है। और ब्लैक बक सेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के काम करवाए जाने प्रस्तावित है। ये लिखने में काम आ सकते हैं कहीं, तो याद रखना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान है, इसके तहत 4 करोड़ पौधे वितरित होंगे। अरावली हिल्स वाला और गोडावन संरक्षण हेतु ये टनल निर्माण होगा और ब्लैक बक सेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके तहत क्या है कि किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती थी 6,000 रुपए, पहले कितनी दी जाती थी? 6,000 रुपए दी जाती थी 3 किस्तों में। अब इस राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की गई है। सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको राशि याद रखनी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब राशि कितनी हो गई? 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की गई है। साथ ही एक ये भी ध्यान में रखना है कि रबी की फसल है गेहूं, तो गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का बात की गई है। बजट में कितने रुपए की है? सीधा क्वेश्चन आता है कि गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितना रुपए बोनस देने की बात बजट में की गई थी, तो 125 रुपए बोनस है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि कितनी हो गई? है 8,000 रुपए राशि हो गई। अब ये कृषि के क्षेत्र में क्या है, बजट में कहा है कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू करेंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू करेंगे। कितने हजार? प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राशि भी सीधे पूछते हैं क्वेश्चन में, तो 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, तो 20,000 तो फार्म पॉन्ड का निर्माण होगा, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बनाएगी, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, जो खेत के बाहर बाड़बंदी जो तारबंदी होगी, 5,000 किसानों तो वर्मी कंपोस्ट, ये अलग अलग है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है, कितने करोड़ का, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है। सीरी अन्न, जो मिलेट्स के लिए सीरी अन्न चल रही है, सीरी अन्न नाम दिया गया है, उसके लिए क्या किया गया है कि मिलेट्स के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष जो इतने किसान है, जैसे 12 लाख किसानों को मक्का के लिए और बाजरा और यहाँ सरसों है, इतने किसान सरसों, इनको सरसों का और मूंग के बीज और जवार मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराएंगे। भी मिलेट्स का उत्पादन राजस्थान में और ज्यादा बढ़े, इसके लिए उच्च गुणवत्ता की बीज उपलब्ध करवाएंगे। और इसके तहत क्या क्या आता है ये कहा है इसमें, मिलेट्स के अंतर्गत बाजरा, मक्का, सरसों, मूंग और जवार मोठ की उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। और ऐसे सीरी अन्न का क्वेश्चन भी आया था आरएस प्री में, तो सीरी अन्न के तहत क्या क्या जो है अनाज है, किन किन अनाज को शामिल किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलती है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी तर्ज पर एक नई योजना आएगी, गोपाल क्रेडिट कार्ड, जीसीसी। गोपाल क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितनी राशि देंगे, 1 लाख तक का देंगे, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त होगा, शॉर्ट टर्म का ऋण होगा, अल्पकालीन ऋण होगा। और इस पहले चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाएंगे, 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण देंगे। कितना ऋण, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है, बिना ब्याज का ऋण होगा, शॉर्ट टर्म का अल्पकालीन ऋण होगा और आगामी इतने करोड़ देंगे। ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है, एक तो योजना का नाम गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड आई है, जिसके तहत शुरुआत में 5 लाख गोपालक परिवार है उनको लाभान्वित किया जाएगा और उन्हें क्या देंगे, 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, शॉर्ट टर्म का ऋण होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद अच्छे से याद रखना है। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसका तो गठन कर दिया गया है, करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ की भर्ती परीक्षा समयबद्ध आयोजित हो, इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये वार्षिक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करेंगे। तो बजट में साफ कह दिया कि आरपीएस ये अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करेगी और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये भी अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे, ताकि पता चले कि ये एग्जाम है इस टाइम होगा, तो ये अपने कैलेंडर का है, ये बजट में उल्लेख है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी गठित कर दी गई है। अब एक मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होगा, इंपॉर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, आगामी 2 साल में 20,000 युवा और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण देके उन्हें एम्प्लॉयएबल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम की घोषणा हुई है। 20,000 युवा लोक कलाकारों को प्रशिक्षण देके, कला संबंधी प्रशिक्षण देकर एम्प्लॉयएबल बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लाई गई है। इसके तहत क्या करेंगे कि सभी वंचित वर्ग तक शिक्षा की पहुंच हो सके, इसके लिए आगामी साल से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसान, खेतीहर श्रमिक के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी। एक तो कि आगामी साल से लागू हो जाएगी, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसान, खेतीहर श्रमिक के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, और इसके साथ ही आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको लिए कहा गया है कि राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक तो सारे विद्यार्थी, जिसमें लड़के लड़की दोनों शामिल होंगे, और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष से प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किनको? राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के तो समस्त विद्यार्थियों को और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता देने की बात की गई है। ठीक है, इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। तो ये ध्यान रखना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है, और जो पीछे निःशुल्क केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा किन किन की है वो आपको श्रेणी यादें रखनी है। अब एक ये ध्यान में रखना है कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर की स्थापना करने की घोषणा की है। सीधा क्वेश्चन आता है बजट में, जो घोषणा होती है कि कहाँ कौन किस चीज की स्थापना होगी, तो जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में और उदयपुर में 4 संभाग हैं। ध्यान रखना इनके नाम है, जिले याद रखना है, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, ज्यादा आपको देखने की जरूरत है। बस ये ध्यान रखना है कि अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलरेटर है, उसकी स्थापना कहाँ कहाँ करने की घोषणा हुई है, तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर की स्थापना करने की बातें की गई है। हाईटेक सिटी कहाँ स्थापित होगी, ये ध्यान में रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा। हाईटेक सिटी, तो जयपुर के निकट हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, उस सिटी में ये स्थापित करेंगे। जो हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एआई है, मशीन लर्निंग सहित अन्य जो न्यू एज सब्जेक्ट होंगे उनके संस्थान कंपनी स्थापित करते हैं तो स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे और पूरा उसको हाईटेक सिटी का बनाया जाएगा जयपुर के निकट। ठीक है, एक आया है बजट में बात मिशन ओलंपिक 2028 से। मिशन ओलंपिक 2028 क्या है, इसमें कहा गया है कि ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन होगा। कितने? 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन होगा। उन्हें ट्रेनिंग किट और कोच सहित सारी विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो मिशन ओलंपिक 2028 में भाग ले सके। तो मिशन ओलंपिक में जो राज्य के जो खिलाड़ी है उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 आया है। कितने युवा? 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन होगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, कोच से सारे प्रशिक्षण संबंधी जितनी विश्व स्तरीय सुविधाएं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये ध्यान में रखना, मिशन ओलंपिक 2028 की बात है। और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इसके लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जयपुर में। साथ ही जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में बालिकाओं के लिए क्या होगा? रेसिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्थापित होंगे 25-25 करोड़ के। ठीक है, कहाँ कहाँ? लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए अलग से इंस्टीट्यूट बनाएंगे, स्पोर्ट्स के लिए कहाँ? जयपुर, भरतपुर और उदयपुर। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का वो कहाँ पर है? जयपुर में स्थापित होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जयपुर में। और मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन किया जाएगा, उन्हें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, एक लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने की बात की गई है। जैसे 20 सितंबर 2023 को संसद विधानसभा महिला आरक्षण हेतु नारी शक्ति वंदन विधेयक आ गया, ये पढ़ चुके हैं हम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और अब क्या है, बालिकाओं को शुरू से ही समुचित शिक्षा और संबल उपलब्ध हो जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इसके लिए क्या किया है कि गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनको जन्म के समय ही 1 लाख रुपए का, याद रखना है, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई जाने की बात की गई है। आगे ये शुरू हो जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत गरीब परिवार की बालिका है, उनका जन्म होएंगे तब भी 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने की बात की है। 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। लखपति दीदी योजना पढ़ चुके होंगे। लखपति दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह में
स्वयं सहायता समूह में जितनी महिलाएं हैं उनके परिवार है उनको 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी हो सके, इसकी हेतु सशक्त बनाना है। अब क्या किया है कि बजट में घोषणा की है कि 5 लाख परिवार है उनकी आय अब 1 लाख रुपए तक लेके जाएंगे। भी 5 लाख परिवार होंगे उनकी आय 1 लाख रुपए तक ले जाने की लखपति जो दीदी योजना है उनका इसका विस्तार करेंगे। 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का काम करना प्रस्तावित है। ठीक है, महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु लखपति दीदी योजना चल रही है। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो क्वेश्चन आया था आरएस प्रीलिम्स में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, इसमें क्या है कि गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे? 5,000 रुपए दिए जाते थे। अब इसको बढ़ाकर 6,565 रुपए करने की बात की गई है। 6,500 रुपए करने की बात की है। तो ये याद रखना, जितनी भी राशि बढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से हमेशा याद रखना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या किया है? 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो 5,000 रुपए दिए जाते थे अब 6,500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो अब तक है 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, मासिक पेंशन दी जा रही है, राशि जो 1,000 रुपये दी जा रही है उसको बढ़ाकर 1,150 यानी 1,150 यानी 1,150 रुपये देने की बात है की गई है। 1,150 रुपये देंगे। तो ये सीधा क्वेश्चन आया था अभी थोड़े दिन पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें सीधा क्वेश्चन था कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 1,000 रुपये प्रदान की जा रही है, 1,000 रुपये दी जा रही है, वहाँ ये आंसर था। अब इस राशि को बढ़ा के 1,150 यानी 1,150 रुपये कर दी गई है। तो ये सी राशि वाला क्वेश्चन है वो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको राशि याद है रखनी है। तो अब 1,150 रुपये बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अब एक और योजना की बात की गई है, एक नई योजना लाने की बात की है। क्या है कि श्रमिक जो है स्ट्रीट वेंडर है उनको वृद्धावस्था में भी संबल मिल सके, इसके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों हेतु 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाएगी। पहले तो योजना का नाम याद करो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। किन के लिए? श्रमिकों के लिए। आयु वर्ग क्या है? 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग। ये क्या करेंगे? 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देंगे। 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा इन्हें। और जैसे इनकी 60 वर्ष की आयु पूरी होगी, 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, उसके बाद इन्हें 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त हो जाएगी। समझ आया? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। 18 से 45 वर्ग का आयु वर्ग इसके लिए योग्य है और उन्हें क्या करना होगा? हर महीने 60 से लेके 100 रुपये तक का प्रीमियम राशि देनी होगी। और जब ये श्रमिक 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखनी है, राशि याद रखनी है। पहले विश्वकर्मा पेंशन योजना श्रमिकों के लिए है। आयु वर्ग कितना है? 18 से 45 वर्ष का आयु वर्ग है। इन्हें प्रीमियम राशि कितनी देनी पड़ेगी? 60 से 100 रुपये देनी होगी। और इन्हें पेंशन कितनी मिलेगी? 2,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी। कब? जब ये 60 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद। अब इसके तहत एक बात और याद रखनी है, 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार देगी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रीमियम राशि कितनी दी जाती है? तो प्रति व्यक्ति प्रीमियम राशि राज्य सरकार 400 रुपये देती है। ठीक है, देख आगे अभी बजट में घोषणा हुई है तो ये योजना लागू आगे होगी। कब लागू होगी उसके बाद में आपको ये भी याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब से स्टार्ट हुई, तो वो डेट भी याद करनी होगी। अभी आप इतने याद कर लोगे तो उसके बाद जब लागू होगी उसके बाद ये योजना याद करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात, ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन है उसके अतिरिक्त है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना अलग है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना अलग है। ठीक है, एक दिव्यांगों के लिए विशेष बात की गई है कि जो दिव्यांग है उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए
उनके कौशल का विकास, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा में वृद्धि हो, ये जरूरी है। इस हेतु जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर स्थापित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। कंपोजिट रीजनल सेंटर है, दिव्यांगजनों के लिए है। कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में स्थापित होगा। ठीक है। साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी देने के लिए जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित करने की बात की गई है। बजट में हर जिले स्तर पर डिसएबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो स्थापित होगा, और जयपुर में होगा कंपोजिट रीजनल सेंटर। कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में होगा। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। ठीक है, ये यादें रखना है। अब एक बात ध्यान में रखना है आपको कि जो राज्य वित्त आयोग है वो सिफारिश करता है कि पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाएगा, पंचायती राज को, और जो नगरीय निकाय है उनको कितना अनुदान दिया जाएगा, जो कि टोटल कर राजस्व में कितना अनुदान होगा। तो वो क्या होता है कि वर्तमान में तो निर्धारित है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट देती है उसको 6.75% है। वर्तमान में तो कितना है? 6.75%। बजट में अब ये प्रावधान कर दिया कि 6.75 से बटा के आगामी वर्ष से 7% अनुदान दिया जाएगा। कितना? 7%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब तक वित्त आयोग की जो सिफारिश करता था उसमें जो ध्यान लिखा है ना, पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगरीय निकाय उनको अनुदान देते थे 6.75% टोटल राजस्व का। ठीक है। अब उनको और मजबूती देनी है, उनको और वित्तीय रूप से और ज्यादा सशक्त करना है, तो बजट में प्रावधान किया कि अब इस 6.75% है उसको बढ़ा के 7% करने की घोषणा की गई है। 7% अब इनको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक और ध्यान में रखनी है कि स्मार्ट सिस्टम है, जो नई तकनीक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक का प्रयोग करके और आगे बढ़ाना सरकार का मेन मकसद है। तो इसके लिए क्या है कि ऐसा है जरूरतमंद परिवार है उनको स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हितकरण करेंगे, स्वतः चिन्हीकरण कर लेंगे और फिर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति बेनिफिट ट्रांसफर है, जो ऑनलाइन जितने ट्रांसफर हो रहे हैं ऑनलाइन उनका चिन्हीकरण स्वतः हो सके, इसके लिए स्मार्ट सिस्टम। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है कि स्मार्ट सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट सिस्टम है सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। कई बार एग्जाम में सीधा स्मार्ट सिस्टम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो वो ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया है और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान सरकार क्या करेगी? राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम लेके आएगी। तो राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, ये तो जब अधिनियम आएगा उस अधिनियम में क्या प्रावधान होंगे तब याद करने वाली बात है। यहाँ तभी इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ याद ये रखना है कि जो ये स्मार्ट सिस्टम है, ये स्मार्ट सिस्टम किसे कहा गया है? तो सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम है, उसे स्मार्ट सिस्टम कहा गया है। तो ये बजट में नाम है, तो बजट में कोई ऐसा नाम हो तो उसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ये ध्यान में रखना है। पुलिस के आधुनिकीकरण आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की गई है। कोई भी फंड होता है बजट में जब होता है तो एक तो जो बजट में जो जिस फंड की बात की गई है उसका नाम प्लस कितनी राशि के फंड की बात की गई है वो याद रखने वाली बात है। तो ये एक तो ध्यान रखना है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये कितने करोड़ का है? 200 करोड़ का है, ये ध्यान में रखना है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा और 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। तो ये तो शायद ना पूछे, फिर भी आप एक बार, वैसे तो बजट है आपको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने बता दी, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी ज्यादा है, तो वो आप अच्छे से याद है कर लेना। बाकी तो पूछने को तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क की बात की गई है, तो 174 पुलिस थाने में, तो ये अलग है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 200 करोड़ का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की गई है। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी योजना लाडली सुरक्षा योजना की बात हो रही है। लाडली सुरक्षा योजना क्या है? बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ और अपराध की जो प्रभावी रोकथाम हो उसके लिए हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थल, बालिका छात्रावास, नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेंगे।
सीसीटीवी कैमरे लगाने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की बात की गई है, ताकि बालिका और महिला हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके। हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर होगी, सार्वजनिक स्थल पर भी हो सकती हैं, बालिका छात्रावास है वहां लगा सकते हैं, नारी निकेतन है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो लाडली सुरक्षा योजना ध्यान में रखनी है। एक बजट में ये भी बात की है, जो मीसा DIR बंदी है उनके लिए पहले चलती थी जो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन स्कीम, लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना चल रही थी, जो 2019 में बंद कर दी गई थी। अब इस योजना को वापस बहाल करते हुए 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ठीक है, किसके लिए, एक तो ये याद रखनी है कि जो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना है वो किन के लिए लागू की गई है, जो मीसा के तहत बंदी है, जो कौन से थे, जो आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान सहायता देने की दृष्टि से मीसा आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की थी। 2019 में इस योजना को बंद कर दिया था, वर्तमान सरकार इस योजना को फिर से लेके आ रही है और इसके तहत बताया कि 20,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे, 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता देने की बातें की गई है। ठीक है, ये इसके लिए आगे ये भी बोला है कि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम भी लेके आएंगे। तो जो ये अधिनियम आएगा तब अपने डिटेल में देख लेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान की गई है। ठीक है, एक और जो है ध्यान में रखना है कि अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा। ये म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो खिजड़ली जोधपुर में बनेगा। किसके लिए, स्थानीय वनस्पतियों को संरक्षण देना है और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्थानीय वनस्पति की संरक्षण पर्यावरण जागरूकता हेतु खिजड़ली जोधपुर में म्यूजियम बनाया जाएगा अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर। तो आपको सीधा म्यूजियम का नाम देंगे और बोलेंगे कहाँ है, तो खिजड़ली जोधपुर में म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके लिए एक लैंड टैक्स की समाप्त करने की बात की है बजट में, लैंड टैक्स है उसको खत्म कर देंगे और जो पूर्व में सर्जित लैंड टैक्स है उसकी डिमांड के संबंध में एमनेस्टी देते हुए मात्र मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड खुद स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि जो भूमि कर है उसको समाप्त करने की बातें कही गई है बजट में। ठीक है, अब एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को पता होना चाहिए कि जो रुपया है वो कहाँ से आता है और रुपया वो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है। तो जब अपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उससे पहले अपने को ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल है वो पता होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छे से समझाता है और सारा क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम देखोगे तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा रुपया आता कहाँ से है, तो ये देखो आपको चार्ट दिख रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से दिख रहा है रुपया आता है, कहाँ है, ये देखो यहाँ 46 है, या 11 पैसे हैं, या 3 पैसे हैं, 1 पैसा है, 3 है, 5 है, 4 है, तो सबसे ज़्यादा 46 पैसे हैं। 1 रुपये में 46 पैसे है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आंतरिक उधार से आ रहा है। आंतरिक उधार से शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्र जो ऋण दे रही है, ऋणों की वसूली हो रही है, जो केंद्र सरकार ने ऋण दे दिया या राज्य ने ऋण दे रखे हैं वो ऋण वापस आ गए, वो ऋण की वसूली हुई है, या आकस्मिक नीति। तो ये 46 पैसे 100 में से तो आ रहा है आंतरिक उधार और केंद्र के ऋण या ऋण की वसूली से। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे देखने हैं। उसके बाद में 46 के बाद कौन सा है, ये 15 पैसे। 15 पैसे कहाँ से आ रहे हैं, केंद्र के करों में जो हिस्सा है राज्य का वहां से आ रहा है। केंद्र कर में जो राज्य का हिस्सा है दूसरे नंबर पर वहां है। तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर 11 पैसा जो स्टेट की जीएसटी है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, राज्य का वस्तु और सेवा कर है, वहां से आते हैं। तो आपको ये सीधा सीधा है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो रुपया है वो आता कहाँ से है। तो 1 रुपये का ये चार्ट है, 1 रुपये में 46 पैसे तो आंतरिक उधार शुद्ध सार्वजनिक लेखा केंद्र ऋण या ऋण की अदायगी से आता है, और 15 पैसे है वो केंद्र करों में हिस्सा है। ठीक है, फिर आता है राज्य की जो जीएसटी है, जो वस्तु और सेवा कर है, वहां से आता है। उसके बाद केंद्र सहायता देती है, ये देखो यहाँ से आता है। तो पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, फिर तीसरे नंबर पर ये जो राज्य का जीएसटी है, और चौथे नंबर पर केंद्र की सहायता। इस क्रम में आपको याद रखना है। 5वीं पर बिक्री कर आ जाएगा। 5 चीज आपको याद रखनी है। सीधा आएगा रुपया, कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा कहाँ से आता है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकती है,
क्रम भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रुपया जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो ये देखो यहाँ रुपया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा आप देखो आपको कहाँ मिलेगा कि यहाँ 33 है या 5 है 50 पैसे। 1 रुपये में से 50 पैसे तो राजस्व व्यय पर जा रहा है, 1 नंबर पर ये रहेगा। राजस्व व्यय है जो डेली के खर्चे हैं, राजस्व व्यय शॉर्ट टर्म के खर्चे हैं, वहां जा रहे हैं। ब्याज अदायगी के अतिरिक्त देखना है, ब्याज को छोड़ के अदायगी उसको छोड़ के बाकी राजस्व व्यय पे जाते हैं 50 पैसे। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, ये देखो आंतरिक और केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान आकस्मिक। अब जो ऋण ले रखा है, चाहे उधारी, यहाँ देखो ये इतने सारे ऋण लिए हुए, आंतरिक उधार लिया हुआ है, केंद्र से ऋण लिया है, तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। तो ये जो ऋण चुकता करते हैं, आंतरिक केंद्रीय ऋणों का वापस भुगतान करते हैं, वहां जाता है 1 रुपये में से 33 पैसा वहां जाता है, ठीक है। और 50 पैसे कहाँ जा रहे हैं, राजस्व व्यय में जा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये पूंजीगत व्यय जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वहां जा रहा है 8.92 पैसे, जहां कोई आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। उसके बाद ये ब्याज की अदायगी करते हैं, ब्याज अदायगी, फिर ऋण और अग्रिम लोन पे होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, 1 नंबर पर ये है, दूसरा ऋणों का पुनर्भुगतान, तीसरा पूंजीगत परिव्यय और चौथा ब्याज की अदायगी, ऐसे रुपए जाता है। तो ये 1 रुपये का हिसाब से आपको याद है, परसेंटेज देख लो, चाहे वैसे 1 रुपये कर लो, पैसे का देर का है, चाहे परसेंटेज देख लो। 46% आंतरिक उधार पे से आता है, और फिर 15% है जो केंद्रीय करों में हिस्सा जाता है, और जाता कहाँ है, 50% राजस्व व्यय में और 33% आंतरिक केंद्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान में, 8 पैसे पूंजीगत परिव्यय में और 7.28 पैसे हैं वो ब्याज की अदायगी में। तो रुपया कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है और कहाँ से सबसे ज्यादा आता है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये याद कर लेना ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का मोटा मोटा जो कल का बजट आया था, जो एक तरह से लेखा अनुदान था, उसके बारे में मोटी मोटी बातें थी जो एग्जाम में सीधे जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को याद करना है, जो कीवर्ड है उनको अच्छे से याद करना है। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक सर्वे आते हैं हम अच्छे से सर्वे को करेंगे, और फिर जब बजट का जो रिव्यू आएगा उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो ये आप अच्छे से करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसके अलावा आपको अगर RS मेंस की 4th पेपर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप आराम से अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। और पहल एकेडमी की बाकी कोर्सेज से संबंधित जानकारी के लिए आप पहल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी और अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ नंबर दिए हुए उन यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर डेली की जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता, उसमें कौन सी चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो वहाँ हमें डेली डाली जाती है, तो वो आप देख सकते हो। और न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते रहोगे तो आपको करंट बहुत ही आसान हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि डेली एक साथ करंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है आप अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ो और मंथली एक मैगजीन देख लो। तो ये है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।